हाय गाइस, मैं हूं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना पी ब्लॉक चैप्टर शुरू करने वाले हैं और हैंड रिटन नोट्स के साथ है ये चैप्टर। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वीडियो को स्टॉप करके वो आराम से नोट कर सकते हो और साथ साथ आप लोग बहुत सारी नई चीज़ें मेरे साथ इस चैप्टर में सीखते चले जाओगे। तो पी ब्लॉक के अंदर क्लास 12th के अंदर सबसे पहले हमको करना है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और ग्रुप 15 एलिमेंट्स मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली होती है और क्लियरली आप लोगों को नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर्स सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। सबसे पहला मेंबर है नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ उनके साइन के साथ है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉस्फोरस को पी से, आर्सेनिक को एस से, एंटीमनी को एस पी से, बिस्मथ को बी आई से। आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि ये दो नॉन मेटल्स हैं। देन आपके मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और क्लियरली लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? मेटल दिख रहा है। हम लोग बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। अगर मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो नाइट्रोजन की लिखूंगा मैं 1s2 2s2 2p3, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो दोस्तों 7 होता है। और इसकी कन्फिग्रेशन ऐसे लिखूंगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल दोस्तों मेरे पास 2s2 और 2p3 है। आउटर मोस्ट के अंदर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल को मैं वैलेंस शेल भी कहता हूं और इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकता हूं। तो यहाँ पर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है पूरे ग्रुप की, यानी कि अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँगा तो फॉस्फोरस की जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो 3s2 3p हो जाएगी। एस की बात करूँगा तो 4s2 4p3 हो जाएगी। एसबी की बात करूँगा तो 5s2 5p3 हो जाएगी। बिस्मथ की बात करूँगा, बीआई की बात करूँगा तो 6s2 6p3 हो जाएगी। यानी कि ये आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन सेम रहने वाली है और हमेशा मैं आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन से ही आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो आउटर मोस्ट ही करते हैं, इनर वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पर। दोस्तों एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई तो जनता जानती है। जैसे जैसे आप लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे आप लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे आप लोगों का साइज इन जनरल इंक्रीज होता है। साइज इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि आपके शेल्स बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर पहला क्लियर है हम लोगों को कि ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी बात है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे शेल्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, राइट। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जो साइज बढ़ रहा है आपका, अच्छा खासा साइज बढ़ रहा है, बट आपका एस टू बी आई जो साइज बढ़ रहा है वो जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ नहीं रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस तो साइज का चेंज अच्छा खासा आ रहा है, मतलब मोटा मोटा दिख रहा है साइज का चेंज दूर से। बट आर्सेनिक टू बिस्मथ, राइट, आप लोगों का आर्सेनिक टू बिस्मथ साइज इतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए था। दिस इज ड्यू टू दोस्तों पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब ये क्या है पुअर शील्डिंग इफेक्ट? अब ये क्या होती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट? देखिए दोस्तों होता क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एक टॉपिक है आप लोगों का इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी लगभग ऐसा ही है और थोड़ी देर के बाद हम लोग इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है दोस्तों डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का, और ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब हुआ क्या, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप गया वैसे वैसे मेरे शेल्स बढ़ गए, जैसे जैसे मेरे शेल्स बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे डी और एफ शेल्स भी आ गए हैं, यहाँ पे मेरे पास डी और एफ शेल्स भी आ गए हैं। तो डी और एफ शेल्स का शील्डिंग इफेक्ट दोस्तों पुअर होता है। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स पड़ा था, ये डी आ गया, ये एफ आ गया, डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शील्डिंग दोस्तों नाम से क्लियर है कि ये बचा नहीं पा रहा है। शील्ड करना मतलब प्रोटेक्ट करना।
पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करने की पावर पुअर। अब किससे प्रोटेक्ट करेगा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को? ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा होगा। ये न्यूक्लियस दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा और कायदे से इस डी और एफ शेल का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर है। इसका मतलब न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर डी और एफ शेल के आने पर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगा पा रहा है, इसीलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर भी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा और जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा तो साइज़ आप लोगों का कम हो जाएगा। जब आपका न्यूक्लियर चार्ज ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा तो साइज़ आपका कम हो जाएगा। देखिए साइज़ बढ़ता तो है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि साइज़ नहीं बढ़ता, बट बहुत कम बढ़ता है। कंसीडरेबल चेंज नहीं है कि आप उसको मोटा मोटा कंसीडर करें। जब आप इनकी एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ देखेंगे उससे आपको क्लियरिटी और मिल सकती है। फर्दर ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, बट आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो कि डी और एफ शेल्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। डी और एफ ऑर्बिटल्स बोलिए, शेल्स तो मेरे पास पूरे एनर्जी लेवल हो गए, आप लोग ऑर्बिटल बोलिए कि डी और एफ ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है, जिस वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है आपके बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आपका साइज जो होता है वो कम हो जाता है, राइट। चलिए हम लोग दोस्तों आगे बात करेंगे। अभी हम लोग आगे बात करेंगे अपनी आयनाइजेशन इंथैल्पी की। दोस्तों आयनाइजेशन इंथैल्पी का टॉपिक मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को कम से कम आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब पता है। नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ज्ञान देना चाहूँगा आयनाइजेशन इंथैल्पी का, और यहाँ पे मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। दोस्तों आयनाइजेशन इंथैल्पी की डेफिनेशन होती है टेंडेंसी टू रिमूव अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, या फिर आउटर मोस्ट शेल बोल दिया तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आ गया। आप लोग इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं टेंडेंसी टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड एटम। मैं यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी की डेफिनेशन लिख देता हूँ टेंडेंसी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। ठीक है, अब इसका मतलब केवल इतना ही है, या फिर आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं टेंडेंसी टू रिमूव की जगह एनर्जी रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये टेंडेंसी या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड में से दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कीजिए, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब मेरी बात सुनिए, देखिए अगेन आपको मेरे पास यहाँ पे एटम के अंदर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, तो आप लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? जो आउटर मोस्ट होंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस से दूर है तो इस पर कम एनर्जी लगेगी। तो कितनी एनर्जी आपको ऊपर से एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर पहुंचाने के लिए? ये होती है आप लोगों की आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आप लोग इस तरीके से अब आयनाइजेशन इंथैल्पी की बेसिक डेफिनेशन जान चुके हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैं आयनाइजेशन इंथैल्पी को बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए अलग से इसकी एक वीडियो बना दूंगा इसके सारे क्वेश्चंस के साथ में। अभी बढ़ते हैं, देखिए जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप एलिमेंट जाता हूँ, जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ता हूँ, वैसे वैसे मेरा साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट इस ग्रुप का, राइट। अब आप लोग ध्यान से सुनिए सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आप लोग का कवर। आप लोग आ जाइए सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट कहता है कि इसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स इस ग्रुप के कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे बनेगा NH2 और यहाँ पे बनेगा NP3। NH2 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है और NP3 का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग इस तरीके से भरेंगे तो इस कन्फिग्रेशन को क्या बोलते हैं आप लोग? हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ऐसा हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं। अगर मेरे ये ज़्यादा स्टेबल हैं तो आयनाइजेशन क्लियरली ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा है ड्यू टू हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी, तो सर कंपैरेटिव टर्म होती है, आप कंपैरिजन करके बताओ ना। मैंने कहा बेटा एक काम कर तू, ये नाइट्रोजन है,
ये ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है। अब आप लोग कहेंगे ऑक्सीजन तो सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, तो इस केस के अंदर दोस्तों अगर आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी का टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ सकती है, आपको पर्टिकुलर आयनाइजेशन इंथैल्पी का टॉपिक समझ में नहीं आ सकता है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैं आप लोग के लिए अलग से आयनाइजेशन इंथैल्पी की बना दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर मैं पीरियड्स की बात करता हूँ, अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ, पीरियड में राइट साइड पे मूव करता हूँ, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से चेक करता हूँ। अगेन हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, ये ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन से यहाँ पे ये NH2 है, यहाँ पे ये NP4 है, इससे ज़्यादा स्टेबल है P3 कन्फिग्रेशन NP4 से। तो क्लियरली आयनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। तो क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 16 के एलिमेंट से ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी रख रहे होंगे अगर आप कंपैरिजन करेंगे पीरियड के एलिमेंट्स का। तो एक ही पीरियड में एलिमेंट होना चाहिए, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से ज़्यादा है, ग्रुप 14 से भी ज़्यादा होगी, ऐसा भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही? अगर ग्रुप 14 और ग्रुप 15 को कंपेयर करेंगे तब भी ग्रुप 15 की आपकी ज़्यादा है। अगर ग्रुप 15 और ग्रुप 16 को कंपेयर करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, तो भी ग्रुप 15 की ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप पीरियड में एलिमेंट्स चेक करते हैं तो आपका आंसर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से ही आपको दोस्तों देना पड़ेगा। अगला टॉपिक आता है दोस्तों कि ऑर्डर है मेरे पास ये। अगर मान लीजिए आप लोग देखिए, ये कह रहा है सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज आपकी ज़्यादा होती हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। मान लीजिए कोई मेटल था, मेटल में आपने IE1 दी और IE1 देने के बाद आप लोगों ने उसको M+ बना दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन। यही तो आयनाइजेशन इंथैल्पी है कि इस मेटल में एनर्जी दी, एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब इस IE1 को कुछ इस तरीके से भी वो लिख सकते हैं, डेल्टा H IE1। यहाँ पे जो पीछे लिखा हुआ है वो IE1 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डेल्टा H IE1। क्योंकि ये इंथैल्पी होती है तो मैं भी उसी तरीके से आपका रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डेल्टा H IE1 स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन इंथैल्पी 1। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, देखिए M+ के अंदर से अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्लियरली मुझे सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी देनी पड़ेगी M+2 प्लस इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। अगेन अगर मुझे M+2 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मुझे आयनाइजेशन इंथैल्पी 3 देनी पड़ेगी ताकि मैं M+3 प्लस इलेक्ट्रॉन बना सकूं। तो क्लियरली आप लोगों से वो पूछ रहा है कि बेटा ये बता दो इन तीनों IE में से, ये 1 2 3, ये तीनों IE में से कौन सी आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा है? तो आप बोलोगे ये सबसे ज़्यादा है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा वापस से इस डायग्राम को देखो। मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर भी 3 प्रोटॉन होंगे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन आपने उड़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिया, तो पहले के कंपैरिजन में अब प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। अगर पहले के कंपैरिजन में अब प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा है और साइज़ आपका कम हो जाएगा। यानी कि आप जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, जैसे जैसे आप लोग एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, वैसे वैसे आपका साइज़ क्या होता जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। वैसे वैसे साइज़ छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियर पावर उतनी ही लगा रहे हैं जितनी वो पहले लगा रहे थे। प्रोटॉन्स कम नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स कम कर रहे हो, तो साइज़ आपका क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चलेगा। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज़ छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा होगा तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि इस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करवा सको। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी के जो वैल्यू हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू IE2 एंड IE3। तो यहाँ से आई थिंक आपका ये आयनाइजेशन इंथैल्पी का थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी के थर्ड 3 पॉइंट आप लोग को क्लियर मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लियरली दोस्तों जब मैं नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाऊंगा, साइज मेरा इंक्रीज कर रहा है,
साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ये बात सबको मालूम है और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग अकरेंस के ऊपर। अकरेंस की बात करूंगा तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होता है और ये एग्जिस्ट करता है एज एन N2 गैस और इसका जो अमाउंट है वो 78% होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, तो काफ़ी अच्छी बात है। एग्जिस्टेंस की बात करूंगा तो ये इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ये काफ़ी मोटे मोटे पॉइंट्स निकाल रखे हैं, इसके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं बट मैं यहाँ पे सारे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग उतने ही नोट कीजिए जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं बेसिकली। और काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स में होते हैं, क्योंकि आपको याद होगा अगर आपने प्रोटीन्स पढ़ा है तो अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन्स के अंदर मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है, इसीलिए एनिमल्स प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में ये रहेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर होते हैं। ये फॉस्फोरस की बात है, फॉस्फोरस के अंदर भी आप लोग ये सारे पॉइंट नोट कर सकते हैं, बाकी ये नोट नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि एज सच कोई पूछता आपसे नहीं है। बट आप लोग जैसे बीच में से कुछ फॉर्मूलाज हैं इनको एक बार पढ़ लीजिए, क्या पता कभी कहीं दिख जाए आप लोगों को, तो आप लोगों को अगर एक बार पढ़े हुए होते हैं तो टिक करने में आसानी होती है, बाकी रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा दोस्तों क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन एग्जिस्ट्स एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल N2 while phosphorus exists as टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल P4। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि नाइट्रोजन आपका N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है बट आपका फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। दोस्तों अब ये भी ध्यान देने की बात है इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को सबसे पहले साइज़ के कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम होने चाहिए कि नाइट्रोजन का साइज़ कम होता है, फॉस्फोरस का साइज़ ज़्यादा होता है, राइट, क्योंकि वो डाउन द ग्रुप रहता है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप लोग, जिसका साइज़ स्मॉल होता है वो आपकी पी पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है, यानी कि वो आपके पाई बॉन्ड बना सकता है। जब पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। और ऐसा कौन कर सकता है जिसका साइज छोटा होता है? जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी उसकी डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा, वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही बना पाएगा। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन के छोटे साइज होने की वजह से वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है और इसीलिए वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर गैस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और ये मेरे पास बेसिकली 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो क्लियरली वो यही पूछना चाह रहा है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो इसका रीज़न यही है, जितना आपका साइज़ छोटा होगा उतनी आपकी टेंडेंसी होगी पाई बॉन्ड बनाने की। साइज़ बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ने से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घट जाती है और केवल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वो बहुत सारे एटम्स के साथ अपने आप को लिंक कर सकता है और इसी प्रॉपर्टी का नाम कैटिनेशन होता है, जो थोड़ी देर बाद आएगी, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, अपने आप के ही मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होने की टेंडेंसी को आप लोग टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन कहते हो और फॉस्फोरस की कैटिनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है। बड़े मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो बहुत सारे एटम्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल, आप लोग सिर्फ इतना ही नोट कीजिएगा, मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बता दी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन इज अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर वाइल फॉस्फोरस इज अ सॉलिड, एक्सप्लेन। इसका रीज़न वही है, फॉस्फोरस आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसके अंदर बेसिकली जो इंटरेक्शंस होती हैं, आप लोग कह सकते हैं वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत सारी होती हैं। देखिए ऐसा समझ लीजिए, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, जिसका साइज ज़्यादा होता है दोस्तों वहाँ पे वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। जिनकी वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होती हैं उनका साइज बड़ा होता है। आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं, उल्टा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटम के साथ जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन केवल और केवल डायटॉमिक रह गया है, क्योंकि वो वैंडरवाल फोर्सेस इतनी ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पाता है, यानी कि उसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसका साइज़ छोटा होने की वजह से पी पाई की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इसीलिए वो केवल और केवल डायटॉमिक ही रह जाएगा, वो बहुत सारे डिफरेंट एटम से कनेक्ट नहीं हो सकता है।
एक बात आपको ये भी जाननी पड़ेगी दोस्तों कि नाइट्रोजन का 2s और 2p ऑर्बिटल होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये मैक्सिमम केवल और केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड से ज़्यादा नाइट्रोजन की हैसियत नहीं है कि वो बॉन्ड बना ले। तो इसीलिए एक तो नाइट्रोजन में बॉन्ड कम बनेंगे, दूसरा साइज छोटा होने की वजह से पाई बॉन्ड बन गया, तो क्लियरली पॉसिबिलिटी ही हट गई बहुत सारे एटम से जुड़ने की। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बड़े ध्यान से देखें। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक, यानी कि सारे के सारे एक से ज़्यादा एटम से जुड़े होते हैं अपने जैसे, तो पॉलीएटॉमिक तो आपको दिख ही गया होगा। डाइनाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस वाइल अदर्स आर सॉलिड। सॉलिड क्यों है? सॉलिड का रीज़न ही यही है कि उनके अंदर साइज बड़ा होता है, वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो गैस है क्योंकि वो छोटा है, बाकी बड़े हैं इसलिए वो सॉलिड हैं, उनमें ज़्यादा वैंडरवाल इंटरेक्शन है। बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न होता है जैसे जैसे दोस्तों वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज करती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आप लोगों का साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब देखिए ध्यान से दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पे डाउट भी लिखा हुआ है एक बच्चे ने। अब मेल्टिंग पॉइंट का अगर रीज़न मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट का आप लोगों को रीज़न बताऊं तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग यार इस तरीके से डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट की तरह जज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस पे। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है। जितना आपका स्ट्रक्चर पैक्ड होगा उतना ज़्यादा उसमें मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का आप लोग यहाँ से क्लियरली ये पॉइंट केवल पढ़ करके याद रख सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी आप लोग जानते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, बाकी सब हो गए, ठीक है ना, ये सारे कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। डायमंड हो गया। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स होते हैं। बस अपने दिमाग में याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेटालिक करेक्टर। देखो इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। डाउन द ग्रुप आप लोग जाओगे तो आपका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी आसान हो जाएगी और आपका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे दोस्तों साइज बढ़ता है वैसे वैसे आपका मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। तो क्लियरली ये तो बात आप लोग पहले से जानते ही हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहला आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट की दोस्तों चर्चा मैं करूं तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन को ही देखिए या इस पूरे ग्रुप के अंदर NH2 NP3 है। देखिए अब यहाँ पे जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जब वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ तो ये रहा NH2 NP3 ये रहा, और आप लोग ये देखेंगे कि या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगी। ये 3 लूज करेगा तो +3 आएगी, 5 लूज करेगा तो +5 आएगी। ठीक है, तो जनरल जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो यही तीनों है। आप लोग बोलेंगे क्या और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं? मैंने कहा हाँ होती हैं। इनके बीच में -3 से +5 के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, बट बहुत कॉमन जो है वो यही है। ज़्यादातर मैक्सिमम 99% मॉलिक्यूल्स के अंदर आप लोगों को यही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलेंगी, क्योंकि आपकी कन्फिग्रेशन स्टेबल बनती है। आप ये देखो ना, 3 जब एक्सेप्ट कर रहा है तो फुली फिल्ड है, 3 जब लूज कर रहा है तो पी का खाली हो गया, आप लोगों का पी का ये खाली हो गया, केवल यही रह गया, ये भी स्टेबल है। 5 लूज कर देगा तो आपका जो पुराना इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बना देगा ये सारे के सारे लूज करके। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी बड़ी ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे उसने मॉलिक्यूल दे रखे हैं कि CA3N2 में आप लोगों का N के ऊपर कौन सा है, -3 है। आपको पता है CA पे कितना आता है, +2 चार्ज होता है। अब यहाँ पे CA कितने हैं, 3, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल पे कितना हो गया, +6। तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे -6 होगा, और -6 कितनों में बट रहा है, 2N2 में, तो इसका मतलब एक N के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, -3। इसी तरीके से Cl पे -1 होता है, इसीलिए N पे +3 आया, एक Cl पे -1 है, P पे +3 आया। तो इसी तरीके से PCl5 में P पे +5 आ रहा है। ये बात आप लोग को क्लियरली दिख रही होगी। और ये बात भी आप लोग को दिख रही होगी कि NCl3 तो बना हुआ है,
NCl3 तो बना हुआ है और PCl5 आप लोगों का कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता है क्योंकि इसके पास ज़्यादा ऑर्बिटल ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। आप लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सीड्स इट्स कोवेलेंसी टू 4, ठीक है। 4 से ज़्यादा उसकी कोवेलेंसी नहीं हो सकती है, इसीलिए आपका नाइट्रोजन हमेशा NCl3 में रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आगे आया हुआ है तो इसलिए मैं आप लोग को पूरा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे दिया हुआ है बट मैंने आपको बता दिया। इस टाइप की बातें आप लोग दिमाग में अभी से डाल लेंगे। आगे लिखा हुआ है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आपको आंसर के साथ मिलेगा, टेंशन मत लेना। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देखिए -3 का मतलब हो गया आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन करना है, डाउन द ग्रुप ये टेंडेंसी डिक्रीज होती है। देखिए डाउन द ग्रुप आपका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, गेन इलेक्ट्रॉन घटता है। आपको ये बात पता होगा ना, मेटालिक कैरेक्टर में अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो क्लियरली बेटा जब नीचे जाओगे तो आपके इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ना कि गेन करने की। तो जब गेन करोगे तो ही तो -3 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं डाउन द ग्रुप -3 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। आई होप आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। +3 एंड +5 आर जनरली द कोवेलेंसी एंड द टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस टू +5 अगर मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूँ। वो ये कह रहा है दोस्तों कि अगर आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, SB, BI में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपके ये जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये +3 और +5 करते हैं। वो कह रहा है कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो +3 आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी कन्फिग्रेशन एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन जब यहाँ पे +5 होगी। तो ऊपर वाले ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करेंगे, नीचे वाले कम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करेंगे, ऐसा आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से देखना। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने आपको बताया था एक टॉपिक आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये वही टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे आप लोग फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, इतने में भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको पूरा समझाना होगा, अगर आपका ये 1.5 नंबर का आया तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा। आपको कैसे समझाना पड़ेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। यहां तक भी लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आप लोग पढ़ लेना, इतनी काम की बात नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए खुद से कि क्यों s इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। s इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करना इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप लोग वापस से क्वेश्चन देखें, मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे ढंग से। नए पेज पे इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे आप लोग को बता रखा था। देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, SB, BI होता क्या है बेटा, नीचे वाले कम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करते हैं, ऊपर वाले ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। नीचे वाले कम ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल क्यों होते हैं? अब ध्यान से इस चीज़ को देखना और समझना। नीचे वालों के पास कारण क्या है दोस्तों? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d और f ऑर्बिटल्स हो जाता है। मान लो यहाँ पे अब मैं इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों का लिख देता हूँ NH2NP3। आपने इसकी डेफिनेशन में लिखा ना कि नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो d और f ऑर्बिटल्स आने से इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से न्यूक्लियर चार्ज बाहर ज़्यादा लगेगा। न्यूक्लियर चार्ज बाहर ज़्यादा लगने का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज ने s इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया है, और s इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो केवल कितने अलाउड हैं? 3 अलाउड हैं। 3 जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे और लूज होंगे तो आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +3। इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। ओए होए, यही आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं दोबारा से बता देता हूँ सर, मज़ा आ गया। इधर देखो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है d और f ऑर्बिटल्स का, जिस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बाहर जो कम लगना चाहिए था वो ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज s इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने से रोक देगा।
अगर वो ऐसा रोक देगा तो आपके केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो केवल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आ सकती है। इसीलिए डाउन द ग्रुप, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल्स बहुत बढ़ जाते हैं जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, इसीलिए वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे। ओहो, मज़ा आ गया। इसका मतलब सर जी जो कंपाउंड्स नीचे बनेंगे ना, जो कंपाउंड्स नीचे बनेंगे उसमें एलिमेंट्स अपनी +3 फॉर्म में ही स्टेबल होंगे, उसमें एलिमेंट्स अपनी +3 फॉर्म में ही स्टेबल होंगे। ओ भाई साहब, सर जी ये कैसे समझा दिया आपने। मैंने कहा बेटा इसको दोबारा से देख लियो, इस सारी टेक्निक को नोट कर लियो और इसी तरीके के क्वेश्चन तेरे को आ सकते हैं। अब देख एग्जाम्पल सुन ले, तेरे को ऐसा कभी आ जाए BiCl3 या फिर BiCl5, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो तू कहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सर जी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली मैंने, तो Bi पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि कितने Cl लगे हैं 3, यहाँ पे कितनी हो जाएगी +5, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, BiCl3 स्टेबल हो जाएगा। रीज़न इनर्ट पेयर इफेक्ट, इतना लिख दोगे पूरी कहानी अपने आप बयां हो जाएगी। आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक पे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का टॉपिक सर जी आपने समझा दिया है और बहुत अच्छे से समझाया है, मज़ा आ गया हमको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एन एसिड सॉल्यूशन। आप लोगों को जब भी डिस्प्रपोर्शनेट वर्ड आता है तो आपको चैप्टर आपका रेडॉक्स याद आना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पे एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है, उसको मैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहता हूँ। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको रिएक्शन देनी है और कुछ भी नहीं करना है और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे मेंशन करनी है और चले जाना है। जब उसने बोला कि नाइट्रोजन आपका एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, इसका आंसर आपको दिखाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा केवल और केवल एक रिएक्शन। वो रिएक्शन है दोस्तों HNO2। HNO2 से क्या मिल रहा है, HNO3 मिल रहा है नाइट्रिक एसिड, और आपका NO मिल रहा है और आपका NO मिल रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसको आप लोग बोल सकते हो। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या सर यहाँ पे कैसे पता लगा डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है। मैंने कहा HNO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। HNO2 की मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं हम लोग। तो HNO2 के अंदर बहुत ध्यान से देखना, इसको आप लोग मान लोगे X। एक ऑक्सीजन पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं 4 -4। एक हाइड्रोजन पे +1 होती है, इक्वल टू आप लोग 0 करते हो तो यहाँ पे इक्वल टू आपका ये प्लस का 3 बन रहा है। तो यानी कि इस HNO2 पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेसिकली दोस्तों वो कौन सी है, वो +3 है। यहाँ पे आप लोग निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से निकाल लेना आप लोग। और आप लोग अगर इस पे निकालेंगे तो यहाँ पे आपका +2 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लियरली देखो +3 से +5 ऑक्सीडेशन हो रही है, +3 से +2 रिडक्शन हो रही है, और नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन पे निकाली थी। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और यही आप लोग एग्जाम्पल में देंगे और आप लोगों ने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों ने रिएक्शन देना है, आपको 1 नंबर आपका मिल जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, गिव रीजन फॉर द फैक्ट दैट नाइट्रोजन शोज एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर दोस्तों होता है अलग बिहेवियर इन द ग्रुप 15। क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन अपने बाकी सारे नीचे के प्रेजेंट एलिमेंट से अलग कैसे है, उसके बिहेवियर उसकी प्रॉपर्टीज नीचे वाले एलिमेंट से अलग कैसे है, जबकि वो आता तो एक ही ग्रुप के अंदर है और ग्रुप में एलिमेंट्स भी इसी तरीके से प्लेस किए हैं कि सारे के सारे जो सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उनको एक ही ग्रुप में अरेंज कर दो। तो इसी तरीके से दोस्तों रीज़न दिए हैं इसके। नाइट्रोजन का बाकियों के कंपैरिजन में सबसे छोटा साइज है। छोटा साइज होने का मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको बताया केवल नाइट्रोजन ही साइज छोटा होने की वजह से पी मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर सकता है, जिससे वो पाई बॉन्ड बनाएगा और कम एटम से जुड़ेगा। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब आपका न्यूक्लियर चार्ज ही ज़्यादा होगा तब आपको तो ऊपर से एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कि उसके पास केवल s और p ही ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं नाइट्रोजन
के पास दोस्तों डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जिस वजह से वो मैक्सिमम केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 ही उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी रह सकती है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन का आंसर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके केमिकल एविडेंस पे। आपको फिजिकल एविडेंस, केमिकल एविडेंस देने थे। केमिकल एविडेंस के अंदर आप लोग N2 का एग्जाम्पल दे सकते हैं और P4 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि उसमें p मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। साथ में आप लोग ये आयनिक स्पीशी बनी हुई है, इसका एग्जाम्पल हम पहले कर सके हैं कि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, तो ये आप लोग दे करके इसका केमिकल एविडेंस भी शो कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियसली ये छोटा है, देखिए दोस्तों छोटा होने से क्या होगा, इनके जो बॉन्ड की एनर्जी है, देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इसको तोड़ना। अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इसको तोड़ना तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनको अलग करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये मॉलिक्यूल किसी और से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है, यानी कि वो आसानी से टूट नहीं सकता है। जो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो आपका मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराने के लिए तो उसके बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं। तो इतना सा आंसर सफिशिएंट है। इसके बाद आप लोगों को ये बता रखा है कि यहाँ पे तो दोस्तों आपने ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर किया डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। अब आप सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करो। आप लोग इस सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कर लो। मान लो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, फॉस्फोरस पे भी लोन पेयर होता है जब वो अपने बाकी सारे बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, राइट। तो आप लोगों का इस तरीके से मान लो ये कनेक्टेड है अपने बॉन्ड से और इन दोनों पे एक एक लोन पेयर है। बहुत ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने से क्या होगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होंगे। रिपल्शन होने से क्या होगा, ये जो आपका बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड वो कैसा हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा और आसानी से आप लोगों का टूट जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से लोन पेयर दूर दूर रहेंगे, लोन पेयर जब दूर दूर रहेंगे रिपल्शन कम रहेगा और ये बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। तो सिग्मा बॉन्ड पीपी का एन से ज़्यादा स्ट्रांग है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होने का मतलब हो गया है दोस्तों कि कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो फॉस्फोरस की ज़्यादा रहेगी। कैटिनेशन का मतलब होता है दोस्तों टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। तो फॉस्फोरस अपने जैसे एटम के साथ बहुत ज़्यादा लिंकेज शो कर सकता है, क्योंकि वो जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है नाइट्रोजन से। तो एक ये भी रीज़न आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल मत शर्माना, एक कमेंट दे देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपके लिए मैं बहुत अच्छे वीडियोस बना के लाने वाला हूँ। अभी तो चैप्टर की शुरुआत करी है। हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएंगे, केवल इसको नोट कर लीजिए। आपके 100 में से 100 नंबर ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्टिविटी के ऑर्डर, कि वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी शो करेगा। उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर आपको करवा दूंगा। जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।